हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं चारुल सिंह चौहान आप लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल पोएट्री फायर स्टडी विद चारुल में, जिसमें हम टेट सीटेट होम साइंस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला की एक क्लास स्टार्ट किए हुए हैं। अभी हम फिलहाल उस क्लास में 30 यानी 30 प्रश्न प्रतिदिन एक क्विक वे में एक रिवीजन क्लास के तौर पर डिस्कस कर रहे हैं। हमारी जो क्लास चल रही है वो हमारी 30 प्रश्न पर डे के हिसाब से चल रही है। 30 प्रश्न पर डे हम लेकर आपके लिए आए हैं, जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यूनिट है, टेट सीटेट और होम साइंस में काफ़ी हेल्पफुल है। उसके साथ साथ जो हमारी अन्य परीक्षाएं हैं उसमें भी ये यूनिट हमारी मतलब बाल विकास से काफ़ी क्वेश्चन हमारे लिए मिल जाते हैं। काफ़ी ये क्वेश्चन हमारे हेल्पफुल हो सकते हैं हमारे अदर एग्जाम में भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का। हमारे पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं, बिना देर किए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं हमारा आज की क्लास का। क्या है हमारा पहला प्रश्न, देख लेते हैं। किसी क्रिया को उत्तम अधिगम प्रविधि में परिवर्तित करने के लिए सदैव आवश्यकता होती है। क्या पूछा है इसमें पूछा है किसी क्रिया को उत्तम अधिगम प्रविधि में परिवर्तित करने के लिए सदैव आवश्यकता होती है। यानी हम जो भी कोई कार्य कर रहे हैं उसे एक उत्तम अधिगम प्रविधि, उसको एक उत्तम वे में करने के लिए, उसे एक उत्तम वे में परिवर्तित करने के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होगी। तो क्या है हमारे पास ऑप्शन, हमारे पास 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा है मानसिक व्यायाम, ऑप्शन नंबर बी है एक परीक्षण, ऑप्शन नंबर हमारा सी है एक वास्तविक शिक्षा के उद्देश्य की, ऑप्शन नंबर डी हमारा है शिक्षक द्वारा संवर्धित अधिगम की। तो क्या होगा इसमें, जल्दी से आप लोग सेलेक्ट करिए क्या आंसर होगा, फिर मैं बता देती हूँ। कर लिया होगा आप लोगों ने सेलेक्ट। चलिए मैं बता देती हूँ इसका आंसर क्या होगा कि किसी क्रिया को उत्तम अधिगम प्रविधि में परिवर्तित करने के लिए सदैव आवश्यकता होती है। किसकी होती है, ये हो गया आंसर हमारा। इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मानसिक व्यायाम की। मानसिक व्यायाम के द्वारा हम किसी भी क्रिया को एक उत्तम अधिगम, यानी किसी क्रिया को हम जो सीख रहे हैं, जो हम क्रिया कर रहे हैं, उससे जो अधिगम हो रहा है उसकी एक मतलब मानसिक व्यायाम के द्वारा उसे एक उत्तम वे में हम परिवर्तित कर सकते हैं। यानी किसी भी क्रिया से जो हमारा अधिगम हो रहा है उसे मानसिक व्यायाम द्वारा एक उत्तम वे में हम परिवर्तित कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है शोध रिपोर्ट लिखते समय शोधकर्ता को, क्या है, एक शोध रिपोर्ट लिखते समय शोधकर्ता को, इनमें से ऑप्शन हमारे सामने है 4। वाक्य के आरंभ में अंकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपनी शोध रिपोर्ट के, ऑप्शन नंबर बी है, अपनी शोध रिपोर्ट के उद्देश्य अनुसार क्रम को वैज्ञानिक ढंग से लिखना चाहिए। ऑप्शन नंबर हमारा सी है, शोध अध्ययन से मिलते जुलते शोध कार्यों के परिणामों से तुलना करनी चाहिए। या ऑप्शन नंबर हमारा डी है, उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इसमें हमारा आंसर सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी जब हम एक शोध रिपोर्ट लिखते हैं तब एक शोधकर्ता को, जब एक शोध रिपोर्ट लिख रहा है कोई, तो उसमें एक शोधकर्ता जो है उसे क्या होना चाहिए, उसे कभी भी वाक्य के आरंभ में अंकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शोध रिपोर्ट लिखते समय जब एक शोधकर्ता कोई शोध रिपोर्ट लिख रहा है तो उसमें उसे वाक्य के आरंभ में कभी भी अंकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और सेकंड हमारा ऑप्शन था इसमें, अपनी शोध रिपोर्ट के उद्देश्य अनुसार क्रम को वैज्ञानिक ढंग से लिखना चाहिए। यानी जो हम उसकी शोध रिपोर्ट है उसके उद्देश्य अनुसार, उसका क्या उद्देश्य है, उसके अनुसार जो क्रम है उसको वैज्ञानिक ढंग से लिखना चाहिए, एक वैज्ञानिक पद्धति में लिखना चाहिए, साइंटिफिक वे में उसे लिखना चाहिए। ऑप्शन नंबर हमारा सी था, शोध अध्ययन से मिलते जुलते शोध कार्यों के परिणामों से तुलना करनी चाहिए। यानी जो शोध अध्ययन वो कर रहा है उससे जो मिलते जुलते और शोध कार्य के परिणाम सामने आए हैं उससे अपने शोध अध्ययन की तुलना करते रहने चाहिए। तो इसमें आंसर हमारा सही होगा उपरोक्त सभी। यानी इसमें जो हमारे 3 ऑप्शन हैं, तीनों ऑप्शन हमारे
सही हैं, तीनों ऑप्शन हमारे इसमें सही है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक शोधकर्ता कांग्रेस फर्स्ट के भविष्य के विषय में शोध अध्ययन करना चाहता है। यानी क्या है? ये केस स्टडी जैसा क्वेश्चन है। केस स्टडी ये हो गई, एक शोधकर्ता, कोई भी शोधकर्ता जो है कांग्रेस फर्स्ट के भविष्य के विषय में शोध अध्ययन करना चाहता है। इसके लिए निम्न दिए गए उपकरणों में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उचित होगा? यानी क्या पूछा है? एक शोधकर्ता कांग्रेस फर्स्ट के भविष्य के विषय में शोध अध्ययन करना चाहता है, उसके लिए निम्न दिए गए उपकरणों में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उचित होगा? क्या पूछा है? जो शोधकर्ता अध्ययन करना चाहता है किस पे? कांग्रेस फर्स्ट के भविष्य को लेकर, तो इनमें से कौन सा उपकरण उसके लिए सही होगा? तो क्या होगा इसमें? आंसर हमारा सही होगा प्रश्नावली। यानी प्रश्नावली जो हम, वो पहले एक प्रश्नावली तैयार कर लेगा, उसके बाद जो कांग्रेस फर्स्ट का भविष्य है वो उन क्वेश्चनों के जरिए उससे जानने की कोशिश करेगा कि उनकी योजनाएं क्या हैं, आगे वो भविष्य में क्या करने वाले हैं। तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए उसे पहले एक प्रश्नावली तैयार करनी होगी। यानी साक्षात्कार के द्वारा वो नहीं कर सकता कि वो क्या क्या किस किस टॉपिक पर आगे मतलब उनसे जानना चाहता है भविष्य के विषय में, क्योंकि भविष्य के विषय में पूछा है। तो अगर हम किसी भी चीज़ के भविष्य के विषय में हम जानकारी लेना चाहते हैं तो हम किन किन टॉपिकों पर कि भविष्य में किस चीज़ से फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, आने वाले टाइम में जो मतलब कार्य है उसे कैसे किया जाना है, तो उसके लिए पहले शोधकर्ता को एक प्रश्नावली तैयार करनी होगी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, शिक्षक शिक्षिका बनने पर मेरा प्रयास होगा। क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षक या शिक्षिका बनने पर मेरा प्रयास होगा। क्या है ऑप्शन? हमारे सामने 4 ऑप्शन है। प्रधानाचार्य मेरी रुचि के अनुकूल कार्य प्रदान करें। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें है, प्रधानाचार्य मेरे विचारों को महत्व प्रदान करें। या फिर ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें है, प्रधानाचार्य मेरा यथोचित सम्मान करें। या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, समय समय पर प्रधानाचार्य मुझे आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करें। तो क्या होगा हमारा इसमें? जो शिक्षक शिक्षिका बनने के बाद जो मेरा प्रयास होगा वो क्या होगा? इसमें सबसे अधिक जो सही विकल्प बैठ रहा है वो हमारा इसमें आंसर सही होगा। तो क्या होगा इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही क्यों होगा? यानी प्रधानाचार्य या प्रधान आचार्य मेरे जो हमारे प्रिंसिपल हैं वो हम मेरे रुचि के अनुकूल कार्य प्रदान करें। तो क्यों इसका ऑप्शन ए ही क्यों सही होगा? रुचि के अनुकूल कार्य प्रदान करने से मतलब ये है, अगर किसी अध्यापक को, किसी टीचर को उसके रुचि के अनुकूल कार्य मिलता है तो वो उसमें अपना 100% उसमें आउटपुट दे सकता है, 100% अपना रिजल्ट उसमें दे सकता है। यानी जिस चीज़ में शिक्षक की रुचि होगी, अगर उसे वही कार्य करने के लिए मिला, वही कार्य बच्चों को सिखाने के लिए मिलेगा, तो वो उसे बेहतर ढंग से बच्चों को सिखा पाएगा। क्लियर क्वेश्चन ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, भारत का सबसे साक्षर प्रदेश। क्या पूछा है? भारत का सबसे साक्षर प्रदेश पूछा है। जनगणना में से आ गया ये हमारा क्वेश्चन। भारत का सबसे साक्षर प्रदेश कौन सा है? सबसे अधिक साक्षर प्रदेश है हमारा केरल। कौन सा है? केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसके ऑप्शन शायद इसके 2 ऑप्शन नेक्स्ट उसमें हो रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, एक विद्यालय के प्रधानाचार्य को, जो इसका ऑप्शन है, पूर्ण स्वतंत्रता है कि वह अपने निर्णयों को कठोरतापूर्वक विद्यालय में लागू करे। यानी क्वेश्चन नंबर 6 उसके ऑप्शन हमारे सामने है, एक विद्यालय की जो प्रिंसिपल है उसे क्या है? पूर्ण स्वतंत्रता है कि वह अपने निर्णयों को कठोरतापूर्वक विद्यालय में लागू करे। या फिर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी,
चाहिए कि जो भी निर्णय ले वह अध्यापकों के साथ विचार विमर्श के उपरांत ले। ऑप्शन इसमें दो हमारे और हैं, वह शिक्षकों की स्वतंत्रता में बाधा ना डाले, वह सदैव शिक्षकों के हित की सोचे। तो इसमें क्या होगा, ये दो ऑप्शन तो हमारे होंगे नहीं, क्योंकि अगर एक प्रिंसिपल है वो सदैव शिक्षकों की स्वतंत्रता में बाधा डालेगा तब भी जो उनकी पर्सनल सिखाने का तरीका है या कोई शिक्षक को जो कैसे वो पढ़ा रहा है बच्चों को, अगर उसमें उनकी उस स्वतंत्रता में कोई प्रिंसिपल इंटरफेयर करेगा तो वो इतना आउटपुट नहीं दे पाएगा शिक्षक। तो ऑप्शन हमारा ये भी गलत होगा, वह सदैव शिक्षकों के हित की सोचे, ये ऑप्शन भी तो हमारा गलत है ही। इसमें हित की सोचना, शिक्षकों के हित की नहीं सोचना है उसे ना, बल्कि छात्रों के हित की सोचना है प्रिंसिपल को। तो बचते हैं हमारे पास दो ऑप्शन हमारे बचते हैं, यानी पूर्ण स्वतंत्रता है कि वह अपने निर्णयों को कठोरतापूर्वक लागू करे, तो ये भी नहीं होगा। यानी कोई भी प्रिंसिपल को ये स्वतंत्रता नहीं होती है पूर्ण रूप से कि वो अपने निर्णय, केवल अपने निर्णय चाहे वो सही हो या ना हो, उसे कठोरतापूर्वक विद्यालय में लागू नहीं कर सकता है। तो इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एक प्रिंसिपल को चाहिए कि जो भी निर्णय ले वह अध्यापकों के साथ विचार विमर्श के उपरांत ही ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, विभिन्न राज्यों में से विज्ञान के प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए जिस परीक्षा का आयोजन किया जाता है उसे क्या कहते हैं। यानी विभिन्न राज्यों में से विज्ञान के प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए जिस परीक्षा का आयोजन किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो क्या होगा इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी, STS परीक्षा। STS परीक्षा जो है हमारी वो क्या है, विभिन्न राज्यों में से विज्ञान के प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान के लिए आयोजित कराने वाली परीक्षा हमारी है STS परीक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, फटाफट चलते हैं जल्दी से, थोड़ा डिटेल में ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा जल्दी डिस्कस बता देती हूँ आपको आंसर सभी क्वेश्चन के। 30 क्वेश्चन हमें करने हैं तो थोड़ा फास्ट में करते हैं। चलिए, अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था किसमें की गई है, क्या है अनौपचारिक व्यवस्था किसके लिए की गई है अनौपचारिक व्यवस्था। तो इसमें आंसर हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी 9 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। जो अनौपचारिक हमारी शिक्षा है उसकी व्यवस्था किसके लिए की गई है, 9 से जो अनौपचारिक हमारी शिक्षा है वो 9 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं, फटाफट चलते हैं, क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। 30 क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने जिस शिक्षा व्यवस्था का समर्थन किया था वह कहलाती है। यानी महात्मा गांधी ने इनमें से किस शिक्षा व्यवस्था का समर्थन किया था। तो क्या है, महात्मा गांधी ने कौन सी शिक्षा की बात की थी, महात्मा गांधी ने मूलभूत शिक्षा की बात की थी। किसकी बात की थी, मूलभूत शिक्षा की बात, यानी जो हमारी दैनिक आवश्यकताओं में काम आने वाली, दैनिक जीवन में काम आने वाली शिक्षा है। तो गांधी जी ने उसी शिक्षा पर जोर दिया था, यानी मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं उन्हें पूरा करने वाली शिक्षा पर गांधी जी ने जो अपना समर्थन दिया था वो किसे दिया था, मूलभूत शिक्षा को, मूलभूत जरूरतों पर आधारित शिक्षा को गांधी जी ने अपना समर्थन दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं, किस काल में नालंदा शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो किस काल में नालंदा शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा था। किसका था, बौद्ध काल में, यानी बौद्ध काल में। ऑप्शन नंबर हमारा इसका सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी बौद्ध काल में नालंदा शिक्षा के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार से एक योग्य प्रधानाचार्य में निम्न में से किस गुण का होना आवश्यक है। यानी आपके विचार में इन ऑप्शन में से एक प्रधानाचार्य में, एक प्रिंसिपल में किस गुणों का होना आवश्यक है। जल्दी से इसका ऑप्शन देख लीजिए, सारे ऑप्शन में से इसका आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, क्या आंसर सही होगा।
मैं फिर बता देती हूँ, इसका हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी समय समय पर अध्यापक अभिभावक सम्मेलन आयोजित करें एवं विद्यालय के गुणात्मक विकास हेतु सुझाव आमंत्रित करें। क्या होना चाहिए, जो प्रिंसिपल है उसकी क्या गुण उसमें होना सबसे अधिक ज़रूरी है इसमें से, तो वो है समय समय पर अध्यापक और अभिभावकों का एक सम्मेलन बुलाना चाहिए प्रिंसिपल को, यानी उनकी एक मीटिंग बुलानी चाहिए जिसमें स्कूल के जो अध्यापक हैं और जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनकी एक मीटिंग आयोजित करनी चाहिए, और उसी के साथ विद्यालय के गुणात्मक विकास हेतु जो हमारे पेरेंट्स और टीचर हैं दोनों से सुझाव आमंत्रित करने चाहिए, यानी दोनों से सुझाव लेने चाहिए कि विद्यालय की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें कैसे सुधार किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में सुंदर किशोरी पढ़ती है। क्या है, आपकी कक्षा में सुंदर किशोरी पढ़ती है, अध्यापक के रूप में आप उसके साथ व्यवहार करेंगे, यानी आपकी कक्षा में कोई एक सुंदर किशोरी पढ़ती है, एक सुंदर लड़की पढ़ती है, आप उसके एक अध्यापक के रूप में उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। तो क्या होगा इसमें आंसर, इसमें से क्या सही होगा हमारा, होगा निष्पक्ष, यानी एक टीचर कभी भी किसी का सुंदरता पे हो, बुद्धि पे हो या किसी पे हो, वो अगर किसी पक्षपात वाला अपना व्यवहार अपनाएगा तो वो सही नहीं होता है। अध्यापक के लिए निष्पक्ष होना जरूरी है, उसके लिए सभी बच्चे जो सभी शिक्षार्थी होते हैं वो समान होते हैं, वो किसी के साथ अध्यापक भेदभाव वाला व्यवहार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें निष्पक्ष हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में 2-4 गुंडे प्रकार के छात्र हैं, यानी दबंग टाइप के जो हैं आपकी क्लास में 2-4 छात्र दबंग टाइप के हैं, जो अध्यापक के रूप में, यानी अध्यापक के रूप में आप उनके साथ संबंध रखेंगे। जो आपकी क्लास में हैं 2-4 दबंग टाइप के छात्र हैं, तो एक अध्यापक के रूप में आप उनके साथ कैसा व्यवहार रखेंगे या कैसा संबंध उनके साथ आप रखेंगे। तो क्या होगा इसमें हमारा आंसर, इसमें आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी सुधारात्मक। जो उनका व्यवहार है दबंग टाइप व्यवहार है, तो अध्यापक को कैसा व्यवहार अपना उनके साथ कैसा संबंध रखना चाहिए, सुधारात्मक, यानी उनकी जो दबंग प्रवृत्ति है उसमें सुधार करने की एक अध्यापक को कोशिश करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जिस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं सी-टेट के लिए बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि सी-टेट में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी-टेट में तो मोस्टली फैक्ट बेस पूछ लेता है, बट सी-टेट में जो पूछता है वो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है। आज के क्वेश्चन, आज की क्लास के क्वेश्चन सी-टेट के लिए बहुत हेल्पफुल आपके लिए होने वाले हैं। सी-टेट का क्वेश्चन पैटर्न जो होता है वो ऐसा ही होता है। तो चलिए देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। अध्यापक तथा छात्रों के मध्य मधुर अंतःवैयक्तिक संबंध छात्रों की शैक्षिक निष्पत्तियों को प्रभावित करते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारा, अध्यापक तथा छात्रों के मध्य मधुर अंतर्वैयक्तिक संबंध छात्रों के शैक्षिक निष्पत्तियों को प्रभावित करते हैं। तो क्या आंसर इसमें सही होगा, इसमें हमारा आंसर सही होगा अनुकूल दिशा में, यानी अनुकूल दिशा में प्रभावित करेंगे। अध्यापक और छात्रों के मध्य जो मधुर यानी अच्छे अंतःवैयक्तिक संबंध अगर छात्रों के और अध्यापकों के बीच में होंगे तो वो छात्रों की जो शिक्षा निष्पत्तियों को प्रभावित करेंगे एक अनुकूल दिशा में। अगर एक स्टूडेंट और टीचर के बीच अच्छे संबंध हैं तो वो क्या होगा, जो स्टूडेंट है उसकी जो सीखने की क्रिया है, शैक्षिक निष्पत्तियां हैं, शैक्षिक जो गतिविधियां हैं उसे अनुकूल दिशा प्रदान करने में सहायक हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। अध्यापक के रूप में आप विद्यालय में काफ़ी शोर करते हैं, यानी अध्यापक के रूप में आप विद्यालय में काफ़ी शोर करते हैं, क्योंकि क्या होगा इसमें आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, इसमें जो 4 ऑप्शन है इसमें सबसे उपयुक्त जो हमारा आंसर बन रहा है वो है आपकी कोई नहीं सुनता है, इसलिए आप विद्यालय में एक अध्यापक के रूप में
एक अध्यापक के रूप में आप विद्यालय में काफ़ी शोर करते हैं क्योंकि कोई आपकी सुनता नहीं है। ये तो होगा नहीं प्रधानाचार्य के आप अत्यधिक प्रिय होंगे तो आप शोर करेंगे, आपके पास बहु ट्यूशन होंगे तो करेंगे, या प्रधान अध्यापक जो आपके हैं उन आपकी ओर ध्यान उनका आकर्षित हो इसलिए आप करेंगे। बल्कि आप मतलब अगर ज़्यादा बोलते हैं चिल्लाते हैं तो क्या होगा, इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब हो सकता है आपकी कोई नहीं सुन रहा है विद्यालय में, इसलिए आप एक अध्यापक के रूप में विद्यालय में काफ़ी अधिक शोर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक श्रेष्ठ अध्यापक वही है जो, क्या है, एक श्रेष्ठ अध्यापक वही है जो, क्या होगा इसमें आंसर, इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी छात्रों के सर्वांगीण विकास में संलग्न हो। जो एक श्रेष्ठ अध्यापक है, एक अच्छा अध्यापक है, वो इनमें से कौन सा होगा, वो इनमें से होगा ऑप्शन नंबर हमारा आंसर इसमें सही होगा, यानी छात्रों के सर्वांगीण विकास में संलग्न हो। जो अपने छात्रों का सर्वांगीण विकास चाहता हो वही एक श्रेष्ठ अध्यापक हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, श्रेष्ठ अध्यापक गण अपना सर्वश्रेष्ठ समय व्यतीत करते हैं। जो अच्छे अध्यापक हैं वो अपना सर्वश्रेष्ठ जो सर्वाधिक समय किसमें व्यतीत करेंगे, तो वो करेंगे हमारा, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ज्ञानार्जन में। जो एक श्रेष्ठ अध्यापक गण है, जो अच्छे अध्यापक हैं, वो अपना अधिक से अधिक समय किसमें व्यतीत करेंगे, ज्ञानार्जन में, यानी अधिक से अधिक ज्ञान का अर्जन करने में, ताकि वो अपने स्टूडेंट को, अपने विद्यार्थियों को अधिक से अधिक ज्ञान प्रदान कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अध्यापक व्यवसाय ही ऐसा व्यवसाय है जिसमें, क्या होगा, एक अध्यापक का जो व्यवसाय है वो एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें, इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी व्यक्ति सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। आराम अधिक है, नहीं, ऑप्शन नहीं सही होगा ये, आराम अधिक है ऑप्शन किसी तरह से बन ही नहीं रहा। व्यक्ति आदर्शवादी बनता है, आदर्शों पर चलने वाला बनता है, या फिर व्यक्ति अभिभावकों से श्रेष्ठ संबंध बनाने में सक्षम होता है, ये भी नहीं सही होगा। तो क्या होगा इसमें हमारा आंसर सही होगा, व्यक्ति सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। अध्यापक का एक व्यवसाय ऐसा है कि व्यक्ति जिसमें सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करता है, अपने नैतिक मूल्यों को डेवलप करता है, नैतिक मूल्यों के द्वारा, अपनी सादगी के द्वारा, अपने नैतिक मूल्यों के द्वारा अपने जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है एक सादगीपूर्ण जीवन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कक्षा में विद्यार्थियों का ध्यान रखने के लिए निम्न में से सर्वाधिक अच्छी विधि है, क्या है, यानी कक्षा में विद्यार्थियों का ध्यान रखने के लिए निम्न में से सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी होगी, क्या होगी इसमें, ऑप्शन नंबर इसमें आंसर हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पाठ को अधिक रोचक बनाया जाए। पाठ को अधिक रोचक बनाने के साथ हम विद्यार्थियों का जो ध्यान है वो अपने जो शिक्षण कार्य है उसमें अधिक से अधिक लगा सकते हैं, यानी विद्यार्थी को सीखने की प्रवृत्ति को हम बढ़ा सकते हैं पाठ को अधिक रोचक बनाकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्राय शिक्षण व्यवसाय में वे ही व्यक्ति आते हैं जो, क्या होगा इसमें, इसके ऑप्शन हमारे सामने हैं। क्वेश्चन हमारा था, प्राय शिक्षण व्यवसाय में वे ही व्यक्ति आते हैं जो क्या होते हैं, ऑप्शन हमारे साथ में है, सामने है, धार्मिक आस्था से युक्त होते हैं, नहीं होगा ये आंसर हमारा, यानी शिक्षण व्यवसाय में कौन से व्यक्ति आते हैं जो प्राय धार्मिक आस्था से युक्त होते हैं, नहीं, ऑप्शन नंबर हमारा सही नहीं होगा ये। जिनकी शैक्षिक उपलब्धि औसत होती है ये भी नहीं होगा शिक्षण व्यवसाय में, वो भी नहीं आएंगे। संकुचित विचारों वाले तो बिल्कुल नहीं शिक्षण व्यवसाय में हो सकते हैं, जिनकी विचारधारा संकुचित है वो कभी भी एक अच्छे शिक्षक नहीं हो सकते हैं। तो इसमें हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा, इसमें हमारा आंसर सही हो जाएगा जिसकी आस्था शिक्षण कार्य में हो, यानी जिसकी आस्था शिक्षण कार्य में हो वही एक अच्छा अध्यापक
हो सकता है या शिक्षण व्यवसाय में वही व्यक्ति आने के योग्य हो सकता है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शिक्षण व्यवसाय तभी उन्नत हो सकता है जब, क्या है, शिक्षण व्यवसाय उन्नत हो सकता है, यानी जो टीचिंग प्रोफेशन है, शिक्षण व्यवसाय है, वो कब उन्नत हो सकता है, कब प्रोग्रेस कर सकता है। तो क्या होगा इसमें आंसर हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक स्वयं नए प्रयोग करे और नई विधियां निकाले, तब हमारा जो शिक्षण का व्यवसाय है, शिक्षक जब नए प्रयोग करेगा, अपने टीचिंग में नए नए प्रयोग लेके आएगा, नई नई विधियां निकालेगा बच्चों को सिखाने की, तो वो उसमें हमारा शिक्षण का जो व्यवसाय है वो उन्नत हो सकता है, यानी प्रोग्रेस करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 22 क्वेश्चन, छात्रों में रटने की आदत कम करने हेतु आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। यानी जो छात्र रट के किसी चीज़ को याद कर लेते हैं, समझ नहीं विकसित करते, तो उनकी इस रटने की प्रवृत्ति को कम करने हेतु आप इनमें से क्या अपनाना चाहेंगे, कौन सा परिवर्तन इनमें से करने का सुझाव देना चाहेंगे। तो क्या होगा इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी शिक्षण विधियों में हम अपनी परिवर्तन करेंगे। अगर हमारे छात्र रटने की प्रवृत्ति की तरफ ज़्यादा हैं, हमारे छात्रों की जो रुचि है वो रटने की तरफ ज़्यादा है, उसमें हमें चेंज करना है, उसमें परिवर्तन करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम कर सकते हैं शिक्षण विधियों में अपनी परिवर्तन कर सकते हैं, यानी अपनी जो शिक्षण विधि है, अपना जो टीचिंग मेथड है, उसे हम इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, नए नए परिवर्तन करके, नए नए प्रयोग करके उसमें उसे हम इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, जिससे छात्र उसमें करके सीखने में रुचि ले, ना कि रट के याद करने में, परीक्षा सफल करने के लिए सिर्फ रटने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय समय पर शिक्षा अधिकारियों द्वारा स्कूलों का निरीक्षण होना चाहिए, क्योंकि इससे या क्या है, समय समय पर जो हमारे शिक्षा अधिकारी हैं उनके द्वारा स्कूलों का निरीक्षण होता रहना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, इसमें हमारा इसमें आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों कि यानी क्या क्या ऑप्शन है हमारे उपयुक्त सभी, स्कूलों में स्वास्थ्य वातावरण बनाने के और ध्यान दिया जाता है, सफाई हो जाती है और सब काम पूरे हो जाते हैं। यानी अगर समय समय पर जो शिक्षा अधिकारी हैं वो स्कूल का निरीक्षण कर रहे हैं, तो स्कूलों का जो वातावरण है वो स्वस्थ बनाने की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे, जो वहाँ के कर्मचारी हैं, अध्यापक हैं या जो भी स्टाफ है वहाँ का, उसके साथ में सफाई होना, उसके पूरे काम कुछ समय पर पूरे होना। उसी के साथ ऑप्शन नंबर बी हमारा, निरीक्षण के भय से कुछ ना कुछ अच्छे काम होते ही हैं। अगर निरीक्षण का डर हमारे स्टाफ में रहेगा, विद्यालय के स्टाफ में रहेगा, तो उससे क्या होगा, उससे कुछ ना कुछ काम होते रहेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा है, स्कूल में अनुशासन बना रहेगा, यानी अगर शिक्षा अधिकारियों के निरीक्षण का डर बना रहेगा तो स्कूल में अनुशासन खुद ब खुद बना रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 क्वेश्चन नंबर, कक्षा शिक्षण में छात्रों की सहभागिता निर्भर करती है, यानी किसी भी कक्षा शिक्षण में छात्रों की सहभागिता किस पे निर्भर करेगी। तो क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सही होगा शिक्षण विधियों पर, यानी हमारी शिक्षण विधियाँ कैसी हैं, वो हमारे उस सीखने की जो हमारी प्रोसेस चल रही है, जो हमारी टीचिंग प्रोसेस है, शिक्षण का जो कार्य है, उसमें छात्र हमारे किस स्तर तक सहभाग कर रहे हैं, यानी छात्रों की कितनी सहभागिता है, ये हमारी किस पे निर्भर करेगी, हमारी शिक्षण विधियों पर। हमारी शिक्षण विधियाँ कैसी हैं, वो हमारी छात्रों की सहभागिता उससे निर्धारित होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वन्य जीवन एक पाठ पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण सामग्री प्रयुक्त होगी। यानी हम एक पाठ पढ़ा रहे हैं जो है वन्य जीवन अगर हम एक पाठ पढ़ा रहे हैं तो निम्न में से कौन सी सामग्री उपयुक्त, इसमें से सबसे अधिक उपयुक्त कौन सी सामग्री होगी। अगर हम किसी क्लास में हम एक पाठ पढ़ा रहे हैं और वो पाठ हमारा किससे संबंधित है, वन्य जीवन से संबंधित है, तो इसमें से हमारी जो सबसे अधिक उपयुक्त सामग्री होगी वो क्या होगी, फिल्म। यानी एक डॉक्यूमेंट्री हो सकती है, एक फिल्म हो सकती है, शॉर्ट फिल्म हो सकती है जो वन्य जीवन पर आधारित हो, उसके द्वारा हम अपने शिक्षण को अधिक प्रभावी रूप से बच्चों को सिखा सकते हैं, यानी वन्य जीवन के बारे में हम बच्चों को बता सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रधानाचार्य होने के नाते आप किस प्रकार की पत्रिका अपने विद्यालय के पुस्तकालय में नहीं मंगवाएंगे। यानी प्रधानाचार्य होने के नाते आप इनमें से किस प्रकार की पत्रिका अपने विद्यालय के पुस्तकालय में नहीं मंगवाएंगे। तो क्या होगा इसमें, आंसर हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें अत्यधिक आकर्षक चित्र हों, यानी जिसमें नवीन प्रयोगों के विषय में जानकारी हो, ये हम मंगवाएंगे। जिसमें कारक तथा तथ्यों के संबंध में विवेचना की गई हो, ये भी एक अच्छी मैगजीन विद्यालय के पुस्तकालय के लिए हो सकती है। जिसमें सामाजिक कल्याण संबंधी जानकारी, ये भी विद्यालय के पुस्तकालय के लिए एक अच्छी मैगजीन हो सकती है, एक अच्छी पत्रिका हो सकती है। लेकिन जिसमें अत्यधिक आकर्षक चित्र हों, सिर्फ आकर्षित करने वाले चित्र हों, वो मैगजीन विद्यालय के पुस्तकालय के लिए एक प्रधानाचार्य को नहीं मंगवानी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 27 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 27, आपके विचार में विद्यार्थियों के विकास पर किन जीवनियों का अधिक प्रभाव पड़ता है। यानी आपके विचार में, क्वेश्चन क्या है हमारा, आपके विचार में विद्यार्थियों के विकास पर, जो स्टूडेंट है हमारे, जो स्टूडेंट के विकास पर, डेवलपमेंट पर किन जीवनियों का अत्यधिक इनमें से प्रभाव पड़ेगा। तो किसका होगा, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी, महान विचारकों का। यानी विद्यार्थियों के जो विकास की प्रोसेस है, डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है स्टूडेंट की, उनके उस पर किसकी जीवनियों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, वो पड़ता है महान विचारकों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 ले लेते हैं। शिक्षण व्यवसाय में शिक्षण की सफलता के लिए निम्न में से महत्वपूर्ण है। यानी शिक्षण जो व्यवसाय है, टीचिंग प्रोफेशन में शिक्षण की सफलता, जो हम शिक्षण कार्य कर रहे हैं उसकी सफलता के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण होगा, क्या होगा। इसमें आंसर हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक की शिक्षण कुशलता। क्या होगा, एक किसी भी टीचर की जो टीचिंग स्किल है उसकी जो कुशलता है वो क्या होगी, हमारे शिक्षण व्यवसाय में, टीचिंग प्रोफेशन में शिक्षण की सफलता पर, टीचिंग की जो टीचिंग प्रोसेस है उसकी सक्सेस पर को प्रभावित करेगी। वो क्या करेगी, सबसे अधिक प्रभाव क्या करेगी, सबसे अधिक महत्वपूर्ण इसमें क्या भूमिका निभाएगी, वो होगी शिक्षक की शिक्षण कुशलता। शिक्षक जितना कुशल होगा, टीचिंग स्किल शिक्षक की जितनी मजबूत होगी, वो उतना ही शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावित करेगी, उतना ही हमारी जो टीचिंग प्रोसेस है उसको सक्सेस बनाने में हेल्पफुल साबित होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नांकित में से शिक्षक का कौन सा निजी गुण शिक्षण को प्रभावित नहीं करता। क्या है क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा निजी गुण, शिक्षक का निजी गुण शिक्षण को प्रभावित नहीं करता। तो क्या होगा, इनमें से कौन सा होगा, सामाजिक कुशलता। यानी किसी भी शिक्षक की सामाजिक कुशलता उसका एक निजी गुण है जो हमारे शिक्षण की विधि को प्रभावित नहीं करेगी। यानी संवेदनशीलता हमारी टीचिंग प्रोसेस को प्रभावित करेगी, शिक्षक संवेदनशील होगा किसी चीज़ के लिए। उसी के साथ समय दयालुता जो है वो भी हमारे शिक्षण कार्य को प्रभावित करेगी। प्रबंधन क्षमता, यानी कोई टीचर कितना मैनेजमेंट उसकी स्किल है वो भी उसे प्रभावित करेगी। तो इसमें क्या होगा, जो शिक्षक की सामाजिक कुशलता है, यानी समाज में उसकी कैसी कुशलता, कैसी स्थिति है, वो इसे हमारी शिक्षण कार्य को इनमें सबसे मतलब प्रभावित करेगा, पर एक बहुत कम लेवल पर। इसमें जो सबसे अधिक प्रभावित करने वाली चीज़ें होंगी वो होंगी हमारी संवेदनशीलता, दयालुता, प्रबंधन क्षमता। तो क्या होगी, ये हमारी शिक्षण को प्रभावित करने वाली जो गुण होंगे वो होंगे टीचर के संवेदनशीलता, दयालुता और प्रबंधन क्षमता। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारी क्लास का आज का देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वर्तमान समय में भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास किया जाता है। यानी वर्तमान समय में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है वर्तमान समय में भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास किया जाता है।
किसके द्वारा? वर्तमान समय में जो शिक्षा के क्षेत्र में विकास किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है वो हमारे शिक्षा संबंधी क्षेत्र के सभी निर्णयों को प्रभावित करता है। जो जितने भी विकास हमारे भारत में इस वर्तमान समय में हो रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी विकास हो रहे हैं, जितने भी डेवलपमेंट हमारे शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उसे कौन किसके द्वारा किए जा रहे हैं? वो किए जा रहे हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। तो चलिए कि हमने हमारे आज की क्लास में हमने हमारे 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से। आज की क्लास के जो हमारे क्वेश्चन है सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण है वो हमारे सीटेट के लिए है, क्योंकि सीटेट में अधिकांश ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे सीटेट में पूछेगा, डायरेक्ट नहीं पूछेगा, वो इसी टाइप से क्वेश्चन सीटेट में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, 30 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए थैंक यू and bye. Take care all of you.